नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड इकोनॉमिक्स के पेपर सेकंड एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स में सारणिक विषय पर चर्चा करेंगे। कई चरों वाले युगपत समीकरण को बीजगणित की सामान्य विधियों से हल करना कठिन होता है। ऐसे समीकरण हल करने के लिए सारणिक की संकल्पना का जन्म हुआ। अर्थात यदि दो ही चर हैं x एवं y, तो बीजगणित की सामान्य विधि से हम उसका हल निकाल सकते हैं, x और y के मान निकाल सकते हैं। यदि चरों की संख्या बढ़ जाए, चरों की संख्या 3 हो 4 हो, तो ऐसी स्थिति में हमें बीजगणित की विधि से उसका हल निकालना कठिन होता है और ऐसी स्थिति में सारणिक की संकल्पना का जन्म हुआ। उदाहरण हमने माना दो चर हैं x तथा y। इससे संबंधित दो युगपत समीकरण निम्नानुसार हैं: ax प्लस by बराबर z1, cx प्लस dy बराबर z2। बीजगणित की सामान्य विधि से हम x और y चरों के मान निकालें तो हमें निम्न हल प्राप्त होते हैं: x बराबर z1d माइनस z2b ad माइनस bc, और y का मान z2 माइनस a माइनस z1c अपॉन at माइनस bc। इन x और y के मानों को देखने से ज्ञात होता है इन दोनों के डिनोमिनेटर के मान, यानी हर के मान समान हैं, ad माइनस bc और ad माइनस bc। ad और bc को यदि हम देखें तो समीकरण 1 और 2 के x y के चरों के गुणांक हैं। उन्हें हम मैट्रिक्स रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं: a b c d से संबंधित है। यदि a को d के साथ मल्टीप्लिकेशन करके माइनस bc कर दिया जाए तो इसे a b c d मैट्रिक्स का सारणिक कहते हैं। अतः सारणिक को हम दो इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं: a को दो खड़ी लाइनों के बीच में व्यक्त करते हैं, जो सारणिक का प्रदर्शन करने का तरीका है a b c d। इस सारणिक हल करने से हमें एक स्केलर संख्या प्राप्त होती है जो उस मैट्रिक्स से संबंधित होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सारणिक केवल वर्ग मैट्रिक्स के लिए परिभाषित होते हैं। अर्थात मैट्रिक्स 2x2 का हो, 3x3 का हो, 4x4 का हो या n×n आयाम के मैट्रिक्स के लिए ही सारणिक का मान ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। अब द्वितीय क्रम के सारणिक का मान हम किस प्रकार से निकालते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। द्वितीय क्रम के सारणिक से मतलब है जिस सारणिक में दो पंक्तियां हों और दो स्तंभ हों। अर्थात एक 2x2 के आयाम के मैट्रिक्स के सारणिक को द्वितीय क्रम का सारणिक कहते हैं, जिसका मान एक स्केलर संख्या होती है। 2x2 क्रम के सारणिक का मान हम निम्न प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो एक सारणिक है a11 a12 a21 a22। a को प्राप्त करने के लिए जो मुख्य विकर्ण हैं उनके दोनों अवयवों को गुणा किया जाता है। अर्थात a1 का गुणा a22 के साथ होगा और a12 का गुणा a21 के साथ होगा। तो जब हम प्रमुख विकर्ण हैं a11 a22 में से माइनस कर दें विपरीत विकर्ण को a12 a21 को, तो हमें सारणिक का मान प्राप्त हो जाता है। तो उदाहरण में समझाया गया है, जैसे a सारणिक है 5 3 2 4, तो 5 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ किया जाएगा, 5 गुणा 4, बीच में माइनस का चिन्ह लगाया जाएगा माइनस, और 2 का गुणा 3 के साथ किया जाएगा, 2 गुणा 3, तो 5 गुणा 4 यानी 20, और 2 गुणा 3 माइनस 6, तो 20 में 6 यदि हम घटाएं तो हमें 14 सारणिक का मान प्राप्त होता है, जो एक स्केलर संख्या है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण समझाया गया है a = -7 -3 3 × 3 और 5, तो -7 का गुणा 5 के साथ -7 × 5, बीच में माइनस का चिन्ह, -3 का गुणा 3 के साथ, तो जो हमें प्राप्त होता है -35 + 9 बराबर -26। अब हम तृतीय क्रम के सारणिक का मान निकालेंगे। यदि हमारे पास संख्या दे रखी है, a सारणिक दे रखा है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। सबसे पहले हम a11 का लिखेंगे, इसके सहखंड निकालेंगे। सहखंड निकालने के लिए a11 के
सामने की पंक्ति और A11 के नीचे स्तंभ की संख्याओं को हटा देंगे। जो शेष संख्याएं बचेंगी उनको हम 2/2 के मैट्रिक्स सारणी के रूप में लिख लेंगे। जैसे A11 के लिए A12 और A13 को हटा देंगे, A21 A31 को हटा देंगे, तो संख्याएं बचेंगी A22 A23 A32 A33, जिसको हम एक सारणी में लिख देंगे। माइनस का चिन्ह लगाएंगे, A12 लिखेंगे, A12 लिखेंगे और A12 लिखने के पश्चात A12 के पंक्ति यानी A11 A12 A13 को हटाएंगे और A12 का स्तंभ को A22 A32 हटाएंगे और जो बाकी संख्याएं हैं A21 A23 A31 A33 इनको हम लिख देंगे। इसी प्रकार से हम A13 के साथ उसका सेकंड को लिख लेंगे। अब जो प्राप्त A1 के मान हैं उसको हम आगे करने के लिए 2/2 के जो तीनों सारणिक हैं उनको हम खोलेंगे। यानी पहले को अपन खोलें A11 इंटू A22 A33, यानी दोनों प्रमुख विकर्ण के दोनों अवयवों का गुणा करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, A23 A32 माइनस A12 A21 A33 माइनस A31 A23 प्लस A13 A21 A32 माइनस A31 A22। तो इस प्रक्रिया को हम इस प्रकार समझाते हैं। प्रथम पंक्ति का प्रथम अवयव A11 लिया है, उसके पंक्ति व स्तंभ के छोटा कर द्वितीय क्रम का सारणिक प्राप्त होता है, जिसे A11 का माइनर भी कहा जाता है, जिसे M1 से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से A12 का नाम निकालने जैसे पूर्व में बताया कि प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ को हटाकर हमें इसका माइनर प्राप्त करते हैं, जिसे M2 कहते हैं। ऐसे ही प्रकार से A13 का माइनर प्राप्त करने के लिए प्रथम पंक्ति व तृतीय स्तंभ को हटाया जाता है। इस विधि को लाप्लेस विस्तार विधि कहते हैं। यह विधि 4x4 क्रम के सारणी का मान ज्ञात करने में प्रयोग की जा सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि ऋणात्मक चिन्ह कहाँ लगाया जाता है और धनात्मक चिन्ह कहाँ लगाया जाता है। ऋणात्मक चिन्ह लगाने के लिए पंक्ति व स्तंभ के क्रमों का योग निकाला जाता है। यदि ये योग विषम संख्या है तो ऋणात्मक चिन्ह लगाया जाएगा। जैसे A12 में प्रथम पंक्ति व स्तंभ 2 का योग 1 + 2 = 3 है, ये विषम है, अतः ऋणात्मक चिन्ह लगाया जाएगा। एक 3/3 के क्रम के सारणी को हम यहाँ उदाहरण की सहायता से समझा रहे हैं, जिसे हम खोला है। सारणी दिया हुआ है 5 3 2 2 1 4 7 3 8। इस सारणी का मान निकालना है तो सर्वप्रथम हम 5 लिखेंगे। 5 के सामने की पंक्ति और नीचे स्तंभ को हटा देंगे। जो बाकी इसका माइनर प्राप्त कर लेंगे 1 4 3 8। इसी प्रकार से -3 लिख के प्रथम पंक्ति और द्वितीय स्तंभ को हटा के 2 4 7 8 और +2 प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभ को हटाने के बाद 2 1 7 3। अब ये 2/2 के तीनों सारणी के इनको हम इसके मान निकाल लेंगे अलग अलग। 5 1 × 8 - 3 × 4 -3 2 × 8 - 7 × 4 +2 2 × 3 - 7 × 1 और इस 5 8 - 12 -3 16 - 28 +2 6 - 6 7। इसका मान निकालने में 14 प्राप्त होता है, जो एक स्केलर संख्या है। अब इसमें खास बात यह है ध्यान देने की है कि सारणी का मान किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रयोग करके ज्ञात किया जा सकता है। जैसे इस उदाहरण में हमने प्रथम A11 यानी प्रथम पंक्ति के साथ अपन ने इसको सारणी का मान निकाला है, लेकिन हम ऐसे द्वितीय पंक्ति के साथ भी या तृतीय पंक्ति के साथ भी निकाल सकते हैं। जैसे उपरोक्त उदाहरण को ही हम द्वितीय स्तंभ की सहायता से निकालना चाहें तो -3 इसलिए लिखा गया है कि ये है A12। 1 और 2 को जोड़ने से माइनस संख्या आती है, इसलिए -3। विषम संख्या है इसलिए -3। प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ को हटाते हैं 2 4 7 8। द्वितीय स्तंभ का दूसरा अवयव 1, यानी द्वितीय पंक्ति और द्वितीय स्तंभ को हटाने पर हमें प्राप्त होता है 5 2 7 8 -3 5 2 7 8। -3 इसलिए लगाया गया है कि ये A32 है। 3 और 2 को जोड़ने पर विषम संख्या आती है, इसलिए माइनस लगाया गया है। इसको भी हल यदि हम करें जैसा दिखाया गया तो इसका मान भी 14 प्राप्त होता है। अर्थात सारणिक को हम किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के साथ खोल सकते हैं। अब
सारणी के कुछ गुण हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सारणी कुछ विशेषताएं होती हैं जिनका उपयोग करके सारणी का मूल्य आसानी से निकाला जा सकता है। पहला, यदि किसी सारणी का ट्रांसपोज कर दिया जाए, अर्थात पंक्तियों को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्तियों में बदल दिया जाए, तो सारणी का मान नहीं बदलता। जैसे उदाहरण समझाया गया 7 3 5 4, इसका मान 28 - 15 यानी 13 है। यदि इसका ए डैश निकाला जाए यानी ट्रांसपोज किया जाए 7 5 3 4, यानी पंक्तियों को हमने स्तंभ बदल दिया है, स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया है, तब भी 28 - 15 13 ही मान आया है, यानी सारणी का मान परिवर्तित नहीं होता है। यदि किसी सारणी की दो आसन पंक्तियों को स्तंभ को परस्पर बदल दिया जाए, अर्थात प्रथम पंक्ति को द्वितीय पंक्ति के स्थान पर, द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के स्थान पर लिख दिया जाए, तो सारणी का संख्यात्मक मान तो वही रहता है, लेकिन चिन्ह बदल जाता है। जैसे उदाहरण में समझाया गया है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 है। यदि हम द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के स्थान पर लिख दें, यानी ऊपर शिफ्ट कर दें A2 B2 C2, और A1 B1 C1 को हम नीचे शिफ्ट कर दें, द्वितीय पंक्ति पर कर दें A1 B1 C1, तो सारणी का संख्यात्मक मान तो वही रहेगा, लेकिन चिन्ह ऋणात्मक लग जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम स्तंभ को चेंज कर दें, यानी द्वितीय स्तंभ को तृतीय स्तंभ की जगह, तृतीय स्तंभ को द्वितीय स्तंभ की जगह, जैसा कि दूसरा सारणी में बताया गया है, तब भी सारणी का संख्यात्मक मान वही रहता है, लेकिन उसके सारणी के चिन्ह बदल जाता है। तीसरी विशेषता, सारणी की कोई भी दो पंक्तियां या स्तंभ समरूप हैं तो सारणी का मान 0 होता है। जैसे उपरोक्त उदाहरण में 3 5 7 प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति 3 5 7 है, ये दोनों पंक्तियां समान हैं, तो इस सारणी का मान निश्चित रूप से 0 होगा। इसको विस्तार करके समझाया भी गया है। किसी पंक्ति या स्तंभ को यदि स्केल राशि से गुणा कर दिया जाए तो सारणी का मान k गुना बढ़ जाता है। जैसे ए सारणी दिया हुआ है 9 6 5 4, इसका मान 6 है। प्रथम पंक्ति में यदि 5 का गुणा कर दें, या 9 5 45, 5 6 30, 5 4, तो 45 गुणा 4 माइनस 30 गुणा 5, यानी 180 माइनस 150 बराबर 30, अर्थात पहले के मान से 5 गुना मान बढ़ गया है। यदि किसी सारणी में किसी स्तंभ या पंक्ति का प्रत्येक अवयव दो पदों का योग है अथवा अंतर के बराबर है, तो सारणी को उसी क्रम के दो सारणी के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसा सारणी दिया हुआ है, a बराबर 5 + 3 2 1, 4 + 6 3 4, 5 + 5 2 5, इनको दो सारणिकों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, 5 2 1 4 3 4 5 2 5, और दूसरा सारणिक प्लस के रूप में लिख के 3 2 1 6 3 4 5 2 5। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सारणी की यह है कि यदि किसी सारणी में किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को गुणित जोड़े या घटाए जाएं तो सारणी का मान नहीं बदलता। जैसे एक सारणी दिया हुआ A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, यदि हम प्रथम पंक्ति में द्वितीय पंक्ति R2 जिसे हम वैसे व्यक्त किया है उसमें k गुणा करके उसको जोड़ दें, तब भी सारणी का मान वही रहेगा। जैसे इसमें जोड़ा गया है A1 + RA2 + B1 + RB2 + C1 + RC3, A2 B2 C2, A3 B3 C3। इसी प्रकार से दूसरे सारणी में बताया गया है कि प्रथम कॉलम में से k गुणा करके द्वितीय स्तंभ को घटाया गया है, A1 - k B1, A2 - k B2, A3 - k B3, B1 C1, B2 C2, B3 C3, अर्थात सारणी का मान अगर ऐसा करके देखा जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता। इनकी सहायता से हम कुछ समीकरणों को सिद्ध कर सकते हैं। जैसे उदाहरण में समझाया गया है, सिद्ध कीजिए 1 1 1 ABC A² BC² C², इसका मान A - B B - C C - A होगा। प्रथम तरीका तो ये है कि पूरे सारणी को खोला जाए, उसकी सहायता से इसको हल किया जाए, लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन ये अंतिम जो इसकी विशेषता है उसका प्रयोग करके हम इसको बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऐसा करते समय हम ये देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सारणी के अंदर 0 संख्या आ जाए तो वो हमारे हल करने में बहुत आसान होगी। जैसे प्रथम कॉलम में से द्वितीय कॉलम को घटा दिया गया है और द्वितीय कॉलम में से तृतीय कॉलम को घटा दिया गया है, तो प्रथम कॉलम में से द्वितीय कॉलम को घटाएँ तो 1 - 1 यानी 0, A - B A² - B²। ऐसे द्वितीय कॉलम में से तृतीय कॉलम घटाया जाए तो 1 में से 1 गया 0, B - C B² - C², 1 C C²। हम जानते हैं कि A² - B² होता है A + B × A - B,
तो ये बराबर हम इस प्रकार लिख सकते हैं 0 0 1 a माइनस बी बी माइनस सी ए स्क्वायर में माइनस बी स्क्वायर को हमने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को b प्लस सी इंटू बी माइनस सी लिखा है और सी स्क्वायर। अब प्रथम कॉलम में से a माइनस बी को कॉमन निकाला जा सकता है, वह द्वितीय कॉलम में से b माइनस सी को कॉमन निकाल सकते हैं। a माइनस बी और b माइनस सी को कॉमन निकालने के बाद जो सारणी बचा 0 0 1 1 1 सी a प्लस बी बी प्लस सी और सी स्क्वायर। अब हमें देखने को मालूम पड़ता है कि द्वितीय पंक्ति में पुनः 1 1 लिखा हुआ है, तो ऐसा इसका करने के लिए हम पहले कॉलम में C1 में से C2 को माइनस कर देते हैं। तो 0 में 0 गया 1, 1 में से 1 0, a प्लस बी माइनस बी माइनस माइनस सी, 0 1 बी प्लस सी 1 सी सी स्क्वायर। तो a माइनस बी माइनस सी 0 0 1 0 1 सी a माइनस सी बी प्लस सी और सी स्क्वायर। अब इस सारणी को हम प्रथम स्तंभ की सहायता से खोल देते हैं। तो प्रथम स्तंभ में दो संख्याएं तो शून्य हैं, इसलिए उनके साथ खोलने की ज़रूरत हम लोग को है नहीं। तो a माइनस सी के सामने की पंक्ति और उसके स्तंभ को हटा दें तो हमें अंतिम सारणी भी प्राप्त होता है 0 1 1 सी। इसको खोलने से सी का 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ 0, 1 का 1 के साथ हुआ -1, तो संख्या आई a माइनस बी माइनस सी a माइनस सी इंटू -1। तो -1 को यदि करें बंदर से गुणा करें तो a माइनस सी की जगह हम c माइनस a लिख सकते हैं और इसे इस प्रकार से सिद्ध हो गया a माइनस बी माइनस सी और c माइनस a। तो इस प्रकार इस विशेषता का प्रयोग करके हम आसानी से सारणी का मान निकाल सकते हैं। धन्यवाद।